हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज हम क्लास 8th सोशल साइंस का अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, ये बेटा क्लास 8th का हमारा एक न्यू चैप्टर है, जियोग्राफी का चैप्टर है। सोशल साइंस में ज्योग्राफी का चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, जो कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7 है। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। तो बुक की मैं एवरी सिंगल लाइन एंड एवरी सिंगल वर्ड रीड करूंगी एंड आपको समझाऊंगी। तो देखो चैप्टर का नाम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है बेटा विनिर्माण। ये देखो हिंदी में मतलब है मैन्युफैक्चर। हम कहते हैं कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हुई है। अगर आप कभी जैसे आपने सपोज देखे आपने चिप्स खाए, या आपने कोई भी प्रोडक्ट है, आपके पास नमकीन का पैकेट है, बिस्किट का पैकेट है, या फिर कोई भी आपके पास प्रोडक्ट है, तो आप उसके पीछे क्या देखते हो, उसके पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन उस प्रोडक्ट की लिखी होती है। तो वहां पर बेटा मैन्युफैक्चर्ड डेट लिखी होती है ना, या डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखा होता है कि किस दिन ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया गया था, है ना। और फिर डेट ऑफ एक्सपायर्ड भी होती है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग क्या है बेटा, वहां पर डेट ऑफ मैन्युफैक्चर यानी कि किस दिन उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया गया, उस प्रोडक्ट को बनाकर पैक करा गया। ठीक है, विनिर्माण यानी कि किसी प्रोडक्ट को बनाना, किसी प्रोडक्ट का निर्माण करना, मैन्युफैक्चर। ठीक है, आगे इसकी डेफिनेशन आएगी, वो मैं आपको समझाऊंगी। अब इंडस्ट्रीज क्या होती है बेटा, देखो इंडस्ट्रीज को हम उद्योग कहते हैं। ठीक है, अब अगर कुछ हमको बनाना है, कुछ मैन्युफैक्चर करना है, तो वो हम इंडस्ट्रीज सेटअप करके मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रीज क्या होती हैं और मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। फिर हम साथ ही साथ कुछ टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे। बेटा इंडस्ट्रीज भी बहुत तरीके की होती हैं, अलग अलग बेसिस पर, अलग अलग तरीकों से हमारे पास इंडस्ट्रीज के टाइप्स हैं, उसकी क्लासिफिकेशन है। तो हम वो पढ़ेंगे कि क्या क्या अलग अलग तरीके की हमारे पास इंडस्ट्रीज होती हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में इंडस्ट्रियल सिस्टम के बारे में। इंडस्ट्रीज हैं तो उसको मैनेज करने के लिए कुछ सिस्टम चाहिए। इंडस्ट्रियल रीजन्स, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, हाईली प्रोडक्टिव हैं इंडस्ट्रीज में, उन रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ पर हम इंडस्ट्रीज को सेट करना चाहते हैं, कोई हमें जगह है, अगर मैं इंडस्ट्री एक बनाना चाहती हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा उसे बनाते समय। कुछ ऐसे कारण होंगे जिन पर वो इंडस्ट्रीज का बनना, उस इंडस्ट्री का सेट होना डिपेंड करता है, तो हम वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब फिर हम कुछ मेजर टाइप की इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, यानी कि कुछ मेजर यानी कि कुछ बड़ी टाइप की इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे। जिस तरीके से आयरन की इंडस्ट्री होती है बेटा, स्टील की इंडस्ट्री होती है, कॉटन की इंडस्ट्री होती है, कॉटन टेक्सटाइल होता है। और आज के टाइम पर एट प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के इस वर्ल्ड में आईटी इंडस्ट्री को हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, तो वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम इसको रीड करना स्टार्ट करेंगे एंड साइड बाय साइड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। देखो क्या कहा जा रहा है, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये फर्स्ट पेज का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट रो में, तो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम आर प्राइमरी एक्टिविटीज सच एज माइनिंग एंड एग्रीकल्चर कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड विदाउट प्रोसेसिंग। अब देखो अपनी रोज की जिंदगी में अगर हम देखें, हम खुद भी बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है, और हमारे आसपास भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, दुनिया में बहुत सारे काम हो रहे हैं, हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं। तो जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, यानी कि जो हमारी बेसिक एक्टिविटीज हम करते हैं, ठीक है, जैसे कि बेटा अच्छा एक तो मैं आपको बता देती हूँ बेटा, प्राइमरी एक्टिविटीज, ये एक्टिविटीज जो होती है ना अलग अलग टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो उनका एक टाइप है प्राइमरी एक्टिविटी। उसका एग्जांपल देखो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि माइनिंग और एग्रीकल्चर, सिर्फ दो हैं, इसके अलावा बहुत सारी प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं। तो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज जैसे कि माइनिंग अगर हम कर रहे हैं या एग्रीकल्चर करा जा रहा है, तो उस समय पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बेटा निकलते हैं जिनको हम बिना प्रोसेस किए यूज यानी कि यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, माइनिंग क्या होता है, अर्थ को डीपली डग किया जाता है। ठीक है, अर्थ के नीचे हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं, अलग अलग चीजें। तो उनको अर्थ से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अर्थ से उन्हें निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड उसी प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा माइनिंग। ठीक है, तो इस माइनिंग के दौरान भी देखो क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं। जब हम एग्रीकल्चर करते हैं, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स की रेयरिंग की जाती है, तो उस टाइम पर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, पर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बिना प्रोसेसिंग के हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, यानी कि उन प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता, उन प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। दे हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू यूजेबल प्रोडक्ट्स। उन प्रोडक्ट्स को हमें कुछ यूजफुल प्रोडक्ट में, कुछ यूजेबल प्रोडक्ट में बेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, द प्रोसेसिंग ऑफ, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास यहां पर ये आ चुकी है मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन।
ठीक है, तो यहाँ द से लेकर ये मैन्युफैक्चरिंग तक की पूरी डेफिनेशन है आपकी। द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये अभी बीच का पार्ट में एक्सप्लेन करूंगी आपको, पर पहले इतना पार्ट देखो क्या कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं। कुछ ना कुछ अगर हमें चीज़ बनानी है तो उसके लिए कुछ सामग्री हमें चाहिए। जैसे मैं सामग्री इन द सेंस, जैसे अगर हम कोई रेसिपी बना रहे हैं, कोई नई डिश हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे जिनको हम कंबाइन करके एक डिश बनाते हैं, एक अपनी रेसिपी को फॉलो करके डिश बनाते हैं, तो वो उस टाइम पर हमारी सामग्री है। तो अगर हमें एक नया प्रोडक्ट चाहिए तो उस प्रोडक्ट के लिए पहले से हमें कुछ मटेरियल चाहिए होगा। ठीक है, अगर मुझे कॉटन का कपड़ा बनाना है, अगर मुझे कॉटन का कपड़ा बनाना है तो पहले मुझे उसके लिए कॉटन चाहिए होगी, पहले मुझे उसके लिए कॉटन चाहिए होगी। तो ये जो कॉटन है ये मेरा रॉ मटेरियल है। अगर मैं गन्ने से शुगर बनाना चाहती हूँ, शुगर केन यानी कि गन्ना जो होता है उससे अगर मैं चीनी या गुड़ बनाना चाहती हूँ तो पहले मुझे शुगर केन की जरूरत होगी। तो ये मेरे रॉ मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, इतना कोई नया वर्ड नहीं है रॉ मटेरियल, क्योंकि पहले भी हम इसको बहुत मतलब कई चैप्टर्स में हम इसको पढ़ते रहते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं, तो रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करना, प्रोसेस करने का मतलब उन्हें कन्वर्ट कर देना यूजफुल सब्सटेंसेस में, यूजफुल प्रोडक्ट्स में। ठीक है, यूजफुल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में, उस प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। अब उसके कुछ एग्जांपल्स देखो, साथ में बीच वाले पार्ट में दिया है, सच एज, ठीक है, जैसे कि कॉटन इनटू क्लॉथ। कॉटन है मेरे पास, वो एक रॉ मटेरियल है। कॉटन से जब मैंने कपड़ा बनाया, जब हमने कपड़ा बनाया तो जो क्लॉथ है वो हमारा एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है। क्लॉथ हमारा एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है, कॉटन एक रॉ मटेरियल था। तो उस कॉटन से जो मैंने क्लॉथ बनाया उस क्या कहूंगी, मैन्युफैक्चरिंग कहूंगी। सिमिलरली एक और एग्जांपल यहाँ मेंशन है, शुगर केन इनटू शुगर। शुगर केन क्या होता है बेटा, गन्ना। ठीक है, हिंदी में हम इसे गन्ना कहते हैं, ये नो है ये। ठीक है, शुगर केन, गन्ने से जब हमने गुड़ बनाया, गन्ने से जब हमने गुड़ बनाया, गन्ने से गुड़ बनाया हमने, तो उसको हमने मैन्युफैक्चर किया। गन्ने से गुड़, या यहाँ जैसे शुगर लिखा है तो शुगर हमने बनाई, तो वो जो मेरा प्रोसेस है वो उसको मैं मैन्युफैक्चरिंग बोलूंगी। सिमिलरली एक और एग्जांपल दिया हुआ है, वुड पल्प इनटू पेपर। वुड पल्प यानी कि, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पर एक रॉ मटेरियल हो गया, वुड मेरा एक रॉ मटेरियल था, वुड पल्प का हमने यूज करके पेपर को बनाया, तो वो प्रोसेस क्या है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन मैन्युफैक्चरिंग की समझ है, आ गई है। ठीक है, कि जब हम रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश्ड नया प्रोडक्ट, यूजेबल प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उस प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल को हम नए प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के द्वारा ही कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या पढ़ते आगे क्या कह रहे हैं, द प्रोसेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड सुटेबल टेक्नोलॉजी। अब जो हमने प्रोसेसिंग करनी है, किसकी प्रोसेसिंग, रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग अगर हमने करनी है एक नए प्रोडक्ट में, तो उस प्रोसेसिंग के लिए क्या चाहिए, हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। तो हम किस चीज का यूज करते हैं उस प्रोसेसिंग के लिए, हम यूज करते हैं, वी यूज मशीन्स एंड सुटेबल टेक्नोलॉजी। ठीक है, मशीन्स का और टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आगे रीड करते हैं अगला पैराग्राफ। द इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आई इन द 18th सेंचुरी स्टार्टेड इन ग्रेट ब्रिटेन एंड लेटर स्प्रेड टू वेस्टर्न यूरोप। अब बताया गया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, तो बेटा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी में ग्रेट ब्रिटेन में स्टार्ट हुई थी। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी। इस चीज को आप स्टार मार्क भी कर सकते हैं। ठीक है, कि कहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कौन सी सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी, तो ये चीज आप स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, एंड लेटर स्प्रेड टू वेस्टर्न यूरोप। अब वो स्टार्ट तो एक जगह हुई ग्रेट ब्रिटेन में, लेकिन उसके बाद जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि जो इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी, ठीक है, एक दौर आया इंडस्ट्रीज को सेट करने का, वही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी। तो फिर उसके बाद वो वेस्टर्न यूरोप में, यूरोप क्या है एक कॉन्टिनेंट है, तो यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में भी स्प्रेड हो गई, यानी कि फैल गई, और ज्यादा इंडस्ट्रीज सेट होने लगी। इट रिजल्टेड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फैक्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज अगर सेट हुई तो उसका रिजल्ट क्या आया, उसका रिजल्ट ये आया कि मॉडर्न फैक्ट्रीज की ग्रोथ हुई और डेवलपमेंट भी हुई। तो और ज्यादा इंडस्ट्रीज सेट हुई, ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुई, और उसमें बेनिफिट हुआ लोगों का। ठीक है, क्योंकि लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली, और जिन्होंने इंडस्ट्रीज सेट करी उन्होंने प्रॉफिट कमाया, इकोनॉमिकली कंट्री की कॉन्टिनेंट की डेवलपमेंट हुई। ठीक है, दिस रेवोल्यूशन एस्टैब्लिश्ड अ न्यू रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स, मशीन्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। दिस रेवोल्यूशन का मतलब यहां पर क्या कह रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जो था एक नया रिश्ता, एक नया रिलेशनशिप डेवलप कर दिया तीन चीजों के बीच, तीन फैक्टर्स के बीच। वो कौन कौन से हैं, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, इस चीज को भी याद रखना है, ह्यूमन बीइंग्स, मशीन्स और नेचुरल रिसोर्सेज। एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया इंडस्ट्रीज की सेटअप की वजह से। अब अगर मैं आपको पूछूं कि कैसे हुआ, हाउ,
क्वेश्चन आता है यहाँ पर हाउ, HOW हाउ क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ। तो इसका ये काम है, देखो बेटा, इंडस्ट्रीज अगर सेट हुई हैं तो इंडस्ट्रीज में सबसे पहले अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स ने सेट करी इंडस्ट्रीज, ठीक है, ह्यूमन बींग्स ने इंडस्ट्री सेट करी, प्लस लेबर भी ह्यूमन बींग्स ने दी, ठीक है। ह्यूमन बींग्स को जो थे लेबर मिली और साथ ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली इंडस्ट्री सेट होने की वजह से। सेकेंडली अगर हम बात करें मशीन्स की तो मशीन्स का यूज होने लगा इंडस्ट्रीज में, ठीक है, मशीन्स भी यूज होने लगी इंडस्ट्रीज में। साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज क्यों बेटा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स थे, ठीक है, वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, ठीक है। सभी रॉ मटेरियल नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते लेकिन बहुत सारे, ठीक है, वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, मैन्युफैक्चरिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू अदर ऑक्यूपेशंस सिंस इट डिपेंड्स ऑन देम फॉर रॉ मटेरियल्स, फूड फॉर वर्कर्स एंड मार्केट फॉर फिनिश्ड गुड्स। अब जो मैन्युफैक्चरिंग है ये दूसरे ऑक्यूपेशंस से भी रिलेटेड है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग दूसरे ऑक्यूपेशंस से भी रिलेटेड है, क्योंकि अब मैन्युफैक्चर अगर मुझे कुछ प्रोडक्ट करना है तो उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, मुझे रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, वर्कर्स की ज़रूरत होगी, और जो फिर प्रोडक्ट मैंने मैन्युफैक्चर कर दिया उसके लिए मुझे एक मार्केट भी चाहिए। पहले प्रोडक्ट मुझे बनाना है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल लेकर हम चलते हैं क्लोथ का, कॉटन क्लोथ का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम, कॉटन क्लोथ का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मान लीजिए मैं कॉटन क्लोथ मैन्युफैक्चर करना चाहती हूँ, ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब जो कॉटन है, सबसे पहले कॉटन क्लोथ बनाने के लिए मुझे कॉटन की जरूरत होगी, तो ये जो कॉटन है, दिस इज माई रॉ मटीरियल, दिस कॉटन इज माई रॉ मटीरियल, दिस इज माई रॉ मटीरियल। पहले मुझे कॉटन चाहिए होगी तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो मेरे रॉ मटेरियल पर डिपेंड करेगा। चलो अब फर्स्ट मुझे चलो रॉ मटेरियल मिल गया, अब मैं चाहती हूँ कि उसका कपड़ा बने तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। मैं मशीन्स का यूज़ कर सकती हूँ लेकिन वर्कर्स भी कोई ना कोई काम तो करेंगे, ठीक है। हैंडलूम का यूज़ किया जा सकता है, हाथों से हम बना सकते हैं कपड़ा, मतलब हमें कुछ प्रोसेस करने के लिए मशीन्स, वर्कर्स, लेबर चाहिए। फिर अब जब मैंने कॉटन का यूज करके उसको प्रोसेस करके अपना कॉटन क्लोथ बना लिया, अब ये जो मेरा कॉटन क्लोथ है इसको हमने कहीं सेल भी करना है, इसकी हम सेल करना चाहते हैं, तो इसकी सेल के लिए मुझे एक मार्केट की ज़रूरत है। अगर मैंने सेल ही नहीं मैं कर पाई तो मेरी उस मैन्युफैक्चरिंग का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो वो रिलेटेड है। पहले अगर मेरे पास रॉ मटेरियल ही ना होता तो मैं कॉटन का कपड़ा नहीं बना पाती, फिर अगर उसको मैं कॉटन मेरे पास होती पर उसका कपड़ा प्रोसेस ना किया जा सकता, देन नो बेनिफिट वाज देयर। अब मेरे पास कपड़ा बन गया तो मुझे उस क्लोथ को बेचना भी है, मुझे एक मार्केट भी चाहिए फिनिश्ड गुड्स के लिए, फिनिश्ड गुड्स यानी कि जो हमारा नया प्रोडक्ट बना है, ठीक है। सो इस तरीके से है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उस टाइम पर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही क्या होती हैं, रिमूव होती हैं, क्योंकि बेटा क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। जब कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वो सिर्फ उसको बेनिफिट नहीं करता जो कि उसको बना रहा है, ठीक है। अब इसको भी मैं आपको समझाती हूँ। अगर मान लो कॉटन क्लोथ की ही चलो बात कर लेते हैं, मैंने कॉटन कहीं से परचेज किया, मुझे कहीं से कॉटन क्लोथ के लिए कॉटन मैंने लिया, तो जिसने कॉटन मुझे सप्लाई किया, जहां कॉटन ग्रो हुई सभी को बेनिफिट हुआ। फिर जिसने कॉटन को क्लोथ में कन्वर्ट किया, जो लेबर थी उस लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिली, ठीक है, उस लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिली। और उसके बाद क्या होगा, अब जब वो क्लोथ है मैं मार्केट में उस क्लोथ को पहुंचाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट कि जो मेरा क्लोथ है मैन्युफैक्चर्ड कॉटन क्लोथ जो है अब वो जाकर मार्केट में बेचूं, मैं होलसेल में जाके मैंने चलो उसको बेच दिया, ठीक है। तो कॉटन का जो वो क्लोथ था मेरा, कॉटन का कपड़ा, उसको मैंने ट्रांसपोर्ट करवाया मैंने मार्केट में। तो ट्रांसपोर्ट, अब जिसने उसको ट्रांसपोर्ट किया उसको भी पैसे मिले, उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिली, उस ठीक है। फिर जहां पर मैंने मान लो अगर होलसेल में बेच दिया तो अब जिसने वो खरीदा मुझसे वो आगे फिर कस्टमर्स को बेचेगा, ठीक है, वो आगे कस्टमर्स को देगा, ये बात है ना। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग ने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लाई, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कम करा, पॉवर्टी को रिमूव करा, कम कर दिया उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दस द पोजीशन ऑफ डेवलप्ड नेशंस एज वर्ल्ड पावर्स डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो डेवलप्ड नेशन की जो पोजीशन है वो लार्ज एक्सटेंट यानी कि एक बड़े लेवल पर डिपेंड करती है वहां के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की डेवलपमेंट की, ठीक है। कि अगर कहीं का अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है, अगर वो डेवलप्ड होगा, अगर वो ज्यादा डेवलप्ड होगा तभी वो नेशंस भी ज्यादा डेवलप्ड होंगे,
ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करती है, बहुत सारे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहां पर आप इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स आ गए, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप कह सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, आप इसको इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हो इन पॉइंट्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट रीड करते हैं एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज, अब आई होप यहां तक आपको ये क्लियर है मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है। हमारे चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, हमने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ा। अब हम इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज एन इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहां पर इस पैराग्राफ में है ये इस तरीके से, यहां पर ये देखो, यहां पर एनी एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है, आप इसको सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ मनी हो रही है, प्रोडक्शन ऑफ मनी हो रही है। ठीक है, किसी भी एक्टिविटी से जब प्रोडक्शन ऑफ मनी होगी, ठीक है, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट होगी, इकोनॉमी में डेवलपमेंट होगी, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। ठीक है, मेनली अगर आप देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम जिसको करके हमारे पास मनी की प्रोडक्शन होती है, हमको पैसे मिल रहे हैं, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग करी, हमने गुड्स बनाए, हमने उसको जाकर सेल कर दिया, तो हमने उसको जब जाकर सेल करा हमको मनी मिली। ठीक है, वहीं पर हमने कोई काम किया, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कह सकते हो, हमने सेल्फ कंजम्पशन के लिए बेटा खाना बनाया। ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए यानी कि खुद खाने के लिए, मान लो मैंने आज अपना लंच प्रिपेयर किया, मुझे उसके लिए कोई मनी तो नहीं मिली, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। ठीक है, लेकिन मैंने कोई प्रोडक्ट सेल करा बनाकर, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि मुझे मनी मिली। ठीक है, अब इंडस्ट्री की डेफिनेशन देख लो, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसा मिलेगा, जिसमें मनी की प्रोडक्शन होगी, जो कि एसोसिएटेड है यानी कि जुड़ी हुई है गुड्स की प्रोडक्शन के साथ। गुड्स यानी कि सामान, गुड्स क्या होते हैं, सामान। ठीक है, गुड्स यानी कि प्रोडक्ट्स, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें मनी तो होगी ही, साथ ही साथ उसमें गुड्स प्रोड्यूस होंगे, सामान प्रोड्यूस होगा, उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं, उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं, इज कॉल्ड एन इंडस्ट्री। ठीक है, अब देखो अलग अलग तरीके की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं आगे देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, हमने मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करा, अर्थ से माइनिंग करी। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, हमने गुड्स की प्रोडक्शन करी, नया सामान बनाया। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, प्रोविजन का मतलब होता है सप्लाई, हमने किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करी, इनको भी हम इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, इनको भी हम इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, आर ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रीज, इन्हें भी हम इंडस्ट्रीज कहते हैं। मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करे, ठीक है, एक्सट्रैक्शन करी, गुड्स की प्रोडक्शन करी, हमने गुड्स की प्रोडक्शन करी, हमने सर्विसेज प्रोवाइड करी, सर्विसेज को सप्लाई किया, तो ये भी इंडस्ट्रीज हैं। दस वी हैव अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी वैरायटी होती है इंडस्ट्रीज की। लाइक टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़ा, टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़ा, तो अगर हम कपड़ा बना रहे हैं यानी कि मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, ठीक है, उसको हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। माइनिंग यानी कि हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, या टूरिज्म की हम अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं यानी कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज हैं। टेक्सटाइल्स हमने कुछ मैन्युफैक्चर करा, कपड़ा मैन्युफैक्चर करा, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करें हमने, या हमने टूरिज्म जैसे होते हैं ना, टूरिस्ट गाइड होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, हम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने सर्विस प्रोवाइड करी, तो वो क्या है बेटा, ये सब हमारी इंडस्ट्रीज की वैरायटीज हैं। तो आई होप आपको इतना ये सब क्लियर है। अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन मतलब कि डिवाइड कर देना, हमने किसी चीज को क्लासिफाई कर दिया यानी कि हमने उस चीज को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं किसी भी चीज को डिवाइड करना चाहती हूं, मुझे उसके लिए कुछ बेसिस रखने पड़ेंगे, मुझे उसके लिए कुछ बेसिस रखने पड़ेंगे। ठीक है, पहले इस पैराग्राफ को रीड करते हैं, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। देखो, सेवरल फैक्टर्स लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, sources of power, water supply, availability of skilled laborers, capital investment, market for manufactured goods, transport facilities and ownership determine the location, development and growth of manufacturing industries। ठीक है, तो हमारी इंडस्ट्रीज जो हमने सेट करी हैं, उनकी जो ग्रोथ है बहुत सारे फैक्टर्स पर उनकी जो ग्रोथ है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उनकी लोकेशन, उनकी डेवलपमेंट और उनकी ग्रोथ। क्या क्या फैक्टर्स हैं वो, कि हमारे पास रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल होगा, पावर के सोर्सेज हमारे पास क्या अवेलेबल है, क्या पानी की सप्लाई अवेलेबल है, स्किल्ड लेबर हमारे पास है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है
इसका मतलब होता है मनी स्पेंट टू सेट एन इंडस्ट्री। इसको मैं लिखती हूँ कहीं, एक मिनट। मनी सेंट टू सेट एन इंडस्ट्री, सॉरी सेंट नहीं, स्पेंट, ठीक है। किसी इंडस्ट्री को सेट करने के लिए जो मेरा खर्चा हुआ, जो मैंने उस पर पैसे लगाए, मैं कहूँगी कि वो मेरा कैपिटल इन्वेस्ट करा मैंने, ठीक है। तो मेरे पास अगर लेबर अवेलेबल होगी, रॉ मटेरियल अवेलेबल होंगे, मेरे पास मनी अवेलेबल होगा, मेरे पास अगर पावर के सोर्सेज होंगे, अगर मेरे पास प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक मार्केट होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होंगी, ओनरशिप होगी मेरे पास, तो इन्हीं पर मेरे जो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, लोकेशन है, वो डिपेंड करती है। तो हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेवरल ग्रुप्स में क्या कर सकते हैं, उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में हम इंडस्ट्रीज़ को बांट सकते हैं। अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ हमारे पास होती हैं। एक और जो है यहाँ पर, जब मैं आपको ये पार्ट पढ़ा रही थी मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन, तो यहाँ मेरे से एक पॉइंट छूट गया, मिनरल ऑयल इनटू पेट्रोकेमिकल्स। ये मैं आपको अब बता देती हूँ, उस टाइम मेरे से रह गया था, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं कि हमने मैन्युफैक्चरिंग, हम यहाँ क्या पढ़ रहे थे कि जब हमने रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके नए प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो मिनरल ऑयल यानी कि जो आपका पेट्रोलियम है, उससे जब हमने पेट्रोकेमिकल्स बनाए प्रोसेसिंग करके, वो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी। पेट्रोकेमिकल्स की डेफिनेशन देखो क्या होती है। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? अ केमिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। कोई ऐसा केमिकल जिसको हम पेट्रोलियम से ऑब्टेन करते हैं, पेट्रोलियम को जब हम हीट करते हैं, पेट्रोल से जब हम अलग अलग प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जो पेट्रोकेमिकल है वो भी उन प्रोडक्ट्स में से ही एक प्रोडक्ट है जो कि पेट्रोल से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। ये रह गया था, मैं आपको बताना भूल गई थी। आगे देखो, अब देखो यहाँ पर हम अलग अलग ग्रुप्स पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रीज के। नाउ हेयर आई एम शेयरिंग विद यू वन फ्लो चार्ट, एंड दिस फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, जो पेज नंबर 4 है, ठीक है, इस पीडीएफ का। एक मिनट। सो एज यू नो, अब हमने स्टार्ट कर दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को पढ़ना, और मैंने आपको बताया कि ये जो फ्लो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। अब देखो, मैं थोड़ी देर पहले आपको एक बात बता रही थी कि जब हम किसी चीज़ को क्लासीफाई करना चाहते हैं, सबसे पहले तो क्लासीफाई का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। क्लासीफाई का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को हम कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, है ना। हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं, कैटेगरीज बना देते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि हम उसके ग्रुप्स बना देते हैं, ठीक है। तो अब किसी चीज़ को मैं क्लासीफाई करना चाहूँ, या मैं कैटेगराइज करना चाहूँ, या उसके ग्रुप्स बनाना चाहूँ, तो मुझे उसके लिए एक कॉमन बेसिस की ज़रूरत होती है। कुछ उनके बीच में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। मतलब हो सकता है डायरेक्टली मैं बोल रही हूँ तो कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे हों कि अगर हमने उनको डिवाइड ही करना है तो कॉमन क्यों कुछ चाहिए। इसका मतलब मैं आपको अभी समझाती हूँ। देखो, इसका मतलब बनता है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास अलग अलग कलर्स की कुछ बॉल्स हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखो, मेरे पास कुछ रेड बॉल्स हैं, ठीक है। मेरे पास कुछ ये पर्पल सी बॉल्स हैं, पर्पल लेवेंडर जो भी ये कलर है। मेरे पास पिंक बॉल्स भी होंगी, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर क्या है, ब्लू बॉल्स भी हैं। तो अब मैंने इनके ग्रुप्स बना दिए, मैंने इनके ग्रुप्स बनाए कलर के बेसिस पर। मैंने जो इनके ग्रुप्स हैं वो कलर के बेसिस पर बना दिए। मैंने कलर के बेसिस पर इनके ग्रुप्स बना दिए, है ना। मैंने क्या कहा कि मेरे पास बॉल्स हैं, मेरे पास बॉल्स हैं, अलग अलग कलर्स की बॉल्स हैं। कुछ ये क्यों लग रहे हैं बीच में, बट ओके, दे आर बॉल्स ओनली। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। देखो, मैंने इनको कलर के बेसिस पर डिवाइड कर दिया। मैंने बोला कलर के बेसिस पर डिवाइड कर दिया, यानी कि हमने उनको कैटेगराइज करने के लिए, उनके ग्रुप्स बनाने के लिए सिर्फ हमने कलर रख लिए। मैंने बोला मेरे पास एक ग्रुप है रेड बॉल्स का, ठीक है, एक ग्रुप मेरे पास ब्लू बॉल्स का है, एक ग्रुप मेरे पास पिंक बॉल्स का है। इस तरीके से मैंने इनको डिवाइड कर दिया कि मेरे पास यहाँ पर कुछ बॉल्स हैं, मेरे पास यहाँ पर कुछ बॉल्स पड़ी हुई हैं। आई एम हैविंग सम बॉल्स हेयर, ठीक है, जिनके मेरे पास यहाँ 4 ग्रुप्स हैं। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं 4 ग्रुप्स कह रही हूँ, ठीक है। रेड है, ब्लू है, पर्पल है, पिंक है, और साथ में अगला कलर लेवेंडर भी है। ओके, चलो वो मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने उनको क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। ये हमारी एक तरीके की क्लासिफिकेशन होगी कि हमने उसको
अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ कलर। कलर को ध्यान में रखते हुए हमने उनको बांट दिया। अब देखो, अगर मैं बॉल्स का ही एग्जांपल लूं, इसको हम इन बॉल्स को हम एक और तरीके से भी तो कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी कि डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अब देखना, मैंने बोला कुछ बॉल्स यहाँ पर आपको अभी दिखेंगी, ठीक है। मैं कुछ बॉल्स ड्रॉ कर रही हूँ। आई एम ड्रॉइंग सम बॉल्स हियर विच आर नॉट लुकिंग लाइक बॉल्स, बट होपफुली दिस विल वर्क फॉर द एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बॉल्स हैं, मैंने इनको क्लासीफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज के बेसिस पर। मैंने बोला कि मेरे पास कुछ बॉल्स हैं और उनके अलग अलग साइजेस हैं, ठीक है। कुछ मेरे पास स्मॉल साइज की बॉल्स हैं और कुछ बॉल्स का साइज जो है बड़ा है। तो इस तरीके से भी हमने इन बॉल्स के ग्रुप्स बना दिए, इन बॉल्स को कैटेगराइज कर दिया, इनको ग्रुप कर दिया। जैसे कि मैं क्या कर रही हूँ, दिस इज बिग बॉल, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये 3 मेरे पास छोटी छोटी बॉल्स हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि बेसिस क्या होता है, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर है। तो इसी तरीके से हमने 3 बेसिस रखे हैं, यानी कि 3 तरीकों से हमने इंडस्ट्रीज को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया है। जैसे यहाँ अभी मैं बॉल्स की बारी जब हमने करा था, तो हमने क्या देखा था, उनके कलर और उनके साइज के अकॉर्डिंग देखे थे। तो इसी तरीके से हमने इंडस्ट्रीज के लिए देखो, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्रीज के लिए। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, द कलर दैट विल बी विजिबल ऑन दिस, आई थिंक let me try the green one if it is visible. Is it visible? I hope. या ये पर्पल वाला चलेगा? ये तो ब्राउन जैसा लग रहा है थोड़ा सा। ओके, ग्रीन इज ओके। अब देखो, तो यहाँ पर हमने इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई कर दिया। देखो, ये जो फ्लो चार्ट है बुक के अंदर तो नहीं है, ये हैंडमेड मतलब पेपर के ऊपर बनाया हुआ है और मैंने इसको पीडीएफ में अटैच किया है। लेकिन एज आई टोल्ड यू, ये वही उसी जो बुक के अंदर है, बस उसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में मैंने यहाँ पर कह सकते हो आप ड्रॉ कर दिया है मैंने, ठीक है। और अब मैं आपको के थ्रू समझाती हूँ। ये देखना अभी यहाँ पर, तो हमारे पास अलग अलग बेसिस हैं। सबसे पहला है रॉ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ जो है, मैंने ये साइड में लिखा है, ये तीनों के लिए है। अब यहाँ पर भी, इसके आगे भी लिखोगे और यहाँ पर भी, ठीक है। सबसे पहला है, द फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। हमें इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, उसके बेसिस पर हमने उसको डिवाइड कर दिया। दूसरा क्या है, अब देखो इंडस्ट्रीज क्या है, कोई इंडस्ट्री बड़ी होती है, कोई इंडस्ट्री छोटी होती है, ठीक है। तो कैसा साइज है इंडस्ट्री का, किस टाइप की प्रोडक्शन, कितने अमाउंट में इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, तो उसके साइज के बेसिस पर हमने एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। और तीसरा है बेटा ओनरशिप। तीसरा जो ग्रुप है दैट इज ओनरशिप, कि उस इंडस्ट्री की जो ओनरशिप है, ओनरशिप यानी कि जो उसके मालिक है या मालिक है, वो किस बेसिस पर कौन कौन है, किसने वो सेटअप कराई और कैसे उसका फंक्शनिंग वगैरह, कौन उसकी जो है उसकी ध्यान रखता है, कौन ओनर है उसका, ठीक है। तो हमें इंडस्ट्री के 3 ग्रुप्स बना दिए हमने इंडस्ट्रीज के, कि कहाँ से रॉ मटेरियल हमें मिल रहा है, कैसा साइज है इंडस्ट्री का और कौन उसके ओनर है। ओनरशिप के बेसिस पर भी हमने उसको क्लासिफाई कर दिया है, ठीक है। ओनरशिप के बेसिस पर भी हमने इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर दिया है। अब इस हर एक ग्रुप के भी आगे आप कह सकते हो सब ग्रुप्स बनाए हुए हैं। मतलब एक ग्रुप है अगर, तो एक ग्रुप कैसे बना, जब उसके अंदर और मेंबर्स इंक्लूड हुए। आप कह सकते हो कोई ग्रुप कैसे बना, जब उसमें ज्यादा मेंबर्स होंगे, 2 या 2 से ज्यादा मेंबर, मिनिमम तो 2 होने चाहिए आपके पास, मिनिमम यू शुड हैव 2 मेंबर्स, ठीक है। अगर आप एक मान लो, अगर आप अपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना रहे हो, तो हम ग्रुप कब कहेंगे, जब कम से कम 2 होंगे, ज्यादा से ज्यादा मान लो आपके पास, मतलब जितने मर्जी हो सकते हैं। जैसे अगर आप 10 फ्रेंड्स हो या आपकी क्लास का एक ग्रुप है, ठीक है, जैसे आपकी पूरी क्लास है, वो क्या एक ग्रुप ही तो है। जैसे आपकी क्लास में फॉर एग्जांपल 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपकी क्लास में फॉर एग्जांपल 12 बॉयज हैं, ठीक है। तो ये मतलब ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स मैं यहाँ इन एग्जांपल से सिर्फ ये बता रही हूँ कि ग्रुप में तो 2 से ज्यादा ही होंगे, कम से कम 2 होते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप जितने मर्जी ले लो। तो अब आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर है कि इंडस्ट्रीज 3 बेसिस पर हमने 3 ग्रुप्स बना दिए, कहाँ से रॉ मटेरियल मिल रहा है, क्या साइज है उनका और कैसी ओनरशिप है। अब देखो आगे क्या है, जो रॉ मटेरियल, अब हम 1 बाय 1 इनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल्स वाला जो ग्रुप है इसकी बात करते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल्स हमको कहाँ से मिल रहे हैं किसी इंडस्ट्री के लिए, वो हमने उसके बेसिस पर 5 टाइप्स हैं। इसके आगे फर्दर रॉ मटेरियल्स वाले ग्रुप में फर्दर हमारे पास 5 टाइप्स आ जाते हैं। उनके नाम देखो, फिर हर एक के बारे में, इन हर एक के बारे में इंडिविजुअली आपको समझाऊंगी मैं विद एग्जांपल्स, ठीक है। सबसे पहला है आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी आगे आएगा सभी के, ठीक है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आपका सेकंड है।
पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आपका थर्ड है, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज आपका फोर्थ है, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज आपका फोर्थ ग्रुप आता है, और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज आपका फिफ्थ ग्रुप आता है। अच्छा, अभी इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात जो बताना चाहूंगी कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज जब आप करेंगे, जब आप ये टाइप्स पढ़ेंगे तो इसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है, जैसे कि मैंने आपको कह दिया, क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो उसके 5 टाइप्स हैं, आगे हमने उन्हें अभी नाम बोले थे, तो आपको वो एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। आपको इसमें से क्वेश्चंस डिफरेंशिएट की फॉर्म में भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कह दिया डिफरेंशिएट बिटवीन एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड, तो आपको उनके डिफरेंसेस भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं कभी कभी मतलब ये रेयर टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, सिमिलैरिटीज भी पूछी जा सकती हैं किन्हीं 2 टाइप की इंडस्ट्रीज में से, ठीक है। और यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये तो बड़े क्वेश्चंस हो गए, यहां से 1 मार्क के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा बनते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चंस जो होंगे, 1 मार्क क्वेश्चंस फिलअप हो गया, कोई एमसीक्यू हो गया, आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा। जैसे अगर मैंने फॉर एग्जांपल, अभी आप आगे पढ़ोगे इसके अंदर, अमूल दूध पीता है इंडिया, ठीक है। तो जो अमूल है, अमूल इंडस्ट्री जो है, पूछ लिया जाएगा इज अ डैश इंडस्ट्री, इस तरीके से, तो कौन से ग्रुप में वो लाई करेगी, आपको वो फिलअप करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से ये जो हम पढ़ने वाले हैं अब, इसमें से हर टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, 5 मार्क का, 4 मार्क का, लॉन्ग शॉर्ट डिफाइन करने वाले एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं आपको यहाँ से, 1 मार्क क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिलअप, करेक्ट द स्टेटमेंट में, ट्रू फॉल्स में। मतलब कि ये इंडस्ट्रीज वाला जो पार्ट है, इसमें से ये जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है, इसमें से हर टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस पार्ट, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझना और एग्जाम्पल्स इसके बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं रॉ मटेरियल्स के ये जो फर्दर 5 टाइप्स हैं, इनको पढ़ेंगे, और इसके लिए मैं आपका जो बुक का ही पेज है वहीं से पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस साइड में, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। ये जो सेकंड रो थी, यहां से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, देखो एग्रो जो वर्ड है, इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमारे दिमाग में वर्ड आ रहा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर यानी कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, इसमें हम क्रॉप्स भी कल्टीवेट करते हैं, प्लस इसमें एनिमल्स भी होते हैं, आप लाइव स्टॉक कह सकते हो। एनिमल्स और क्रॉप्स, जब हम दोनों की प्रोडक्शन, क्रॉप्स की प्रोडक्शन और लाइव स्टॉक की या एनिमल्स की रेयरिंग करते हैं, तो टुगेदरली हम उसको पूरे को एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो एग्रो बेस्ड, अब देखो रॉ मटेरियल पढ़ रहे हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी इंडस्ट्री के लिए जो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, नाम से ही पता लग रहा है, तो वो जो रॉ मटेरियल है मुझे, वो रॉ मटेरियल मुझे एग्रीकल्चर से मिलेगा, ठीक है। और इनको याद करना इजी बहुत है, इनके नाम से ही आपको आगे इनकी डेफिनेशन पता लग जाएगी। एग्रो बेस्ड है यानी कि रॉ मटेरियल मुझे एग्रीकल्चर से मिल रहा है, ठीक है। वी ऑब्टेन रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ही हमें अपनी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल मिल रहा है। अब एग्जाम्पल्स हैं कुछ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के। सबसे पहला है कॉटन टेक्सटाइल्स, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, 1 मिनट, इसकी ओपेसिटी कम कर दूं मैं, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल्स का जो एग्जांपल है ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। कॉटन टेक्सटाइल्स, कॉटन टेक्सटाइल्स के टेक्सटाइल्स क्या है, कपड़े से, कपड़ा बनाना, ठीक है, कपड़ा बना। तो कॉटन कहाँ से मिलती है हमें, कॉटन प्लांट्स से मिलती है, हमें कॉटन प्लांट्स से मिलती है, प्लांट प्रोडक्ट है। तो इसके बाद आ गया जूट, जूट भी एक प्लांट प्रोडक्ट है। सिल्क आ गया बेटा, सिल्क कहाँ से मिलती है, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म्स से मिलती है, जो कि क्या है, एनिमल्स हैं। सिल्क वॉर्म्स का भी एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है। फिर आगे आपका वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जैसे कि सरसों का तेल घर में यूज होता है, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल यूज होता है, तो वो सारे क्या है, प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। सरसों हमने उगाई, प्लांट प्रोडक्ट है, उसका हमने वेजिटेबल ऑयल फिर आगे बनता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। शुगर है, शुगर किससे बनती है, शुगर केन से बनती है, पहले भी पढ़ा है, प्लांट प्रोडक्ट है। फूड प्रोसेसिंग, प्रोसेस्ड फूड आपको मिलता है, तो फूड कहाँ से ऑब्टेन होता है, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों से, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के, ठीक है, जहां पर हमने अपना मेन आपको क्या याद रखना है, सिर्फ 2 पॉइंट्स, देखो 2 लाइन्स है इस पूरे पैराग्राफ में, कि आपके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से निकल रहे हैं, एग्रीकल्चर आपके यानी कि प्लांट और एनिमल दोनों, एग्रीकल्चर में प्लांट एनिमल दोनों आएंगे। एग्जांपल्स बिल्कुल इजी हैं, कॉटन की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जूट की, सिल्क टेक्सटाइल्स, वेजिटेबल ऑयल, ये सारे, ठीक है, क्योंकि ये प्लांट और एनिमल से ही इनका रॉ मटेरियल मिल रहा है। आई होप आपको ये फर्स्ट क्लियर है, ठीक है। साथ ही साथ फ्लो चार्ट को टिक किया जाएगा, फ्लो चार्ट को टिक भी किया जाएगा कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं,
क्या क्या पढ़ चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप इस फ्लो चार्ट पर हम कंटिन्यूटी अपनी बनाकर रखेंगे। ठीक है, एक बार मैं इस पूरे को क्लियर कर दूं। हमने स्टार्ट करा था, हमने फर्स्ट बेसिस से स्टार्ट करा है अपने रॉ मटेरियल्स वाले में, जिसमें मैं आपको 5 टाइप्स में से ये जो एग्रो बेस्ड है ये क्लियर करा चुकी हूँ, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो ये डन है। सेकंड आता है आपका मिनरल बेस्ड। अब हम पढ़ते हैं मिनरल बेस्ड। अब देखो, सारी इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल क्या सिर्फ हमें एग्रीकल्चर वाला चाहिए, ठीक है ना, हमें कुछ मिनरल बेस्ड भी चाहिए। ठीक है, एक ही पिक्चर देख लेते हैं उससे पहले। आपके 166 पेज पर ये पिक्चर है। फर्स्ट पिक्चर देखो, शुगर इंडस्ट्री इज एग्रो बेस्ड। ये एक शुगर मिल आप कह सकते हो इसे, लोकली जो आपको अपने आसपास देखने को मिलेगा भी। ठीक है, तो आप यहाँ पर पूरा सेटअप इसका देख सकते हो। ये यहाँ पर आप ये शुगर केन पड़े हुए हैं। मैं आपको पिक्चर एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि एग्जाम में ना पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो आप देखो ये शुगर केन्स पड़े हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा ये जनरेटर्स चल रहे हैं, मशीन्स। ठीक है, ये सारे जनरेटर्स हैं। इनका क्या काम है, इस शुगर केन को क्रश कर कर इसका जूस निकालना। ठीक है, ये काम है इसका। गन्ने का रस भी हम पीते हैं, ठीक है ना, पर यहाँ पर उसका गुड़ बना दिया जाएगा, उसकी चीनी बना दी जाएगी। और आपको साथ ही यहाँ पर देखो लेबर भी मिलेगी। ये वर्कर्स हैं, ये देखो आपको 2 वर्कर्स भी इस पिक्चर में दिख रहे हैं। इसके अलावा ये एक इनकी वो क्या कहते हैं उसको, लाइक आप कह सकते हो इनका जो दिस इज चिमनी टाइप है इनका, यहाँ मतलब यहाँ पर उसको आगे फिर फर्दर उस जो गन्ना है, गन्ने का जो रस है उसको हीट कर कर हाई टेम्परेचर्स पर उसका गुड़ बनाया जा रहा है। ठीक है, ये वो है। और आपको नीचे देखो थोड़ा सा वेस्ट प्रोडक्ट पड़ा मिल रहा है, मतलब गन्ने का ही वेस्ट है इसे, क्योंकि काम हो रहा है तो वेस्ट भी होगा। क्लियर है। और इनकी ये चल रही हैं भट्टियाँ तो नहीं होती, आई थिंक। एक मिनट मेरे ना दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा। ठीक है, और साथ साथ बड़े बड़े कड़ाहे होते हैं इनकी, कड़ाही भी नहीं, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े इनके लाइक पैन्स टाइप का कह सकते हो आप होते हैं। ठीक है, और उनके अंदर उसके अंदर गन्ने के रस को पकाया जाता है और उसकी शुगर बनाई जाती है। तो क्योंकि एग्रीकल्चर से हमें शुगर केन मिल रहा है, यानी कि गन्ना मिल रहा है, फिर उससे शुगर बनाई जा रही है, तो क्या है, शुगर इंडस्ट्री हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। तो उसकी पिक्चर दी हुई है। अगला अब हम पढ़ेंगे मिनरल बेस्ड। मिनरल बेस्ड देखो, मिनरल्स तो रॉ मटेरियल्स है, तो यानी कि जब हमें रॉ मटेरियल्स हमारे मिनरल्स हैं, जब हमारे मिनरल्स ही हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलते हैं, रॉक्स और मिनरल्स से। ठीक है, मिनरल बेस्ड में मिनरल और रॉक्स ही क्या होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं। आयरन और स्टील हैं, आयरन और स्टील क्या हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के एग्जांपल्स हैं। एल्यूमिनियम और सीमेंट की जो इंडस्ट्रीज हैं ये एग्जांपल्स हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के। पिक्चर भी यहाँ पर आपको एक गिवन है, आप ये पिक्चर देख सकते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज मिनरल बेस्ड, ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। आप इसमें देख सकते हो बड़े बड़े फर्नेसेस हैं, ये जो बड़े बड़े फर्नेसेस लगे हुए हैं, ठीक है, ये मोल्ड्स हैं, बड़े बड़े फर्नेसेस हैं सारे। तो ये एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। तो इनका रॉ मटेरियल कहाँ से ऑब्टेन होता है, मिनरल्स से। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, तो अब फ्लो चार्ट में आगे अगर आप देखोगे, दैट वन इज इन दिस फ्लो चार्ट मिनरल बेस्ड हो चुका है। अगला है पेस्टोरल बेस्ड। पेस्टोरल बेस्ड पढ़ते हैं अब हम। पेस्टोरल बेस्ड क्या होता है, ये हमारा थर्ड टाइप है रॉ मटेरियल के उस पे बेसिस पर जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं। पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्री यानी कि पेस्टोरल का मतलब होता है रूरल। रूरल मतलब एग्जैक्ट मतलब नहीं है पेस्टोरल का, बट दिस इज रिलेटेड टू रूरल। इसका मतलब बेसिकली पेस्टोरल का मतलब होता है एनिमल्स से रिलेटेड। ठीक है, एनिमल्स से रिलेटेड होना, दैट इज द पेस्टोरल। तो पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि रॉ मटेरियल को एनिमल्स से ऑब्टेन करती हैं, एनिमल्स से ऑब्टेन करती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हर तरीके का एनिमल इसमें काम आएगा, बिकॉज देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि कौन से एनिमल्स यूज किए जाते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज के लिए, मतलब कौन से एनिमल्स से रॉ मटेरियल लिया जाता है। जैसे कि देखो, शीप, गोट्स और काउज है, शीप, गोट्स और काउज। अब देखो, शीप हमें क्या देगी, शीप हमें वूल देती है, मतलब शीप की जो फर होता है उससे वूल बनती है। ठीक है, वूल बनेगी। अगर मेरे पास वूल आई तो फिर आगे मैं क्या कर सकती हूँ, वूल के स्वेटर्स बना सकती हूँ। ठीक है, तो वो मेरा एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब इन एनिमल्स, जिन एनिमल्स का यूज किया जाता है, उन एनिमल्स के कौन से पार्ट्स को यूज किया जाता है, दे यूज हाइड्स। दे का यहाँ मतलब ये इंडस्ट्रीज हाइड्स यूज करती हैं। हाइड्स का क्या मतलब होता है, हाइड्स का मतलब ये लिखा हुआ है मैंने, एनिमल स्किन टैंड और ड्राइड फॉर ह्यूमन यूज। जब एनिमल स्किन मतलब एनिमल्स को किल करके उनकी जो स्किन है उसको ले लिया जाता है, उसको फिर सुखाया जाता है या उसको टैन कराया जाता है या उसको ड्राई किया जाता है ह्यूमन यूज के लिए। मतलब एनिमल स्किन को जब
क्या कहते हैं, ड्राई कराकर फिर उसको आगे यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स उसको हम हाइड्स बोलते हैं, ठीक है। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको हाइड्स की पिक्चर मिल जाएंगी। मैं इस पीडीएफ में उसको अटैच करना भूल गई, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। एनिमल्स की स्किन को रिमूव करके उसको सुखाया जाता है, ड्राई कराया जाता है, एंड देन उसके लिए आगे उसको ह्यूमन यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्किन्स, एनिमल्स की स्किन है, मतलब हाइड्स, अगर तो स्किन को ड्राई करके यूज़ करा तो हाइड्स है, अगर डायरेक्टली तो दैट इज स्किन्स ओनली, सिंपल। बोन्स, बोन्स को भी यूज़ किया जाता है एनिमल्स के। हॉर्न्स, हॉर्न्स क्या होते हैं, सींग, सींग होती हैं, ठीक है। सभी एनिमल्स के सींग होते हैं, मतलब कि जैसे कैटल होती है उसके सींग होते हैं, ऑक्सेस के सींग होते हैं, ठीक है। फ्लैश, उनका जो फ्लैश है, मांस जो है उनका, वो भी यूज किया जाता है। और मिल्क, काऊ से मिल्क मिलता है, ठीक है। तो मिल्क की इतने सारे प्रोडक्ट्स मिल्क से बनते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। अब एग्जाम्पल्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस, सपूरे में ही जब आप पढ़ोगे तो एग्जाम्पल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। वुलन, टेक्सटाइल्स, लेदर, गुड्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेदर, गुड्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर पेस्टोरल इंडस्ट्रीज। वुलन इंडस्ट्रीज हैं, वुलन टेक्सटाइल्स हैं, लेदर के गुड्स बनाए जाते हैं, एनिमल्स की लेदर यूज की जाती है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो मिल्क से बनेंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, हमारे पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्री के। फोर्थ टाइप इसके अंदर आता है फ्लो चार्ट में, ये अब अगला फोर्थ टाइप आएगा मरीन बेस्ड, और फिर फॉरेस्ट बेस्ड आएगा। मरीन, देखो जब आप वर्ड मरीन पढ़ते हो, मरीन कहते हैं ना, मरीन लाइफ है, मरीन से आपको एक्वेटिक पता लगता है, ठीक है, एक्वेटिक, ठीक है। एक्वेटिक यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में रह रहे हैं, दैट इज सेड टू बी एक्वेटिक। अब मरीन बेसिकली, जब हम मरीन की बात करते हैं तो मरीन में पानी के सिर्फ सीज एंड ओशियंस की बात की जाती है, ठीक है। अगर मैं ये कह रही हूं कि कोई फिश है जो एक पॉन्ड में रहती है, तो वो मरीन नहीं होगी, वो फ्रेश वाटर बोला जाएगा उसको। लेकिन अगर मैं किसी फिश की बात कर रही हूँ जो सीज में, समुद्रों में रह रही है, ओशंस में रह रही है, तो मैं क्या कहूंगी कि वो एक मरीन फिश है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली इसमें। मरीन से आपको पानी याद आना चाहिए, पानी के अंदर कौन रह रहा है, पानी में रहने वाले जीव रह रहे हैं पानी के अंदर, ठीक है। तो मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज सीज और ओशन से अपना रॉ मटेरियल ऑब्टेन करेंगी, जैसे कि सी फूड को प्रोसेस करने की जो इंडस्ट्रीज सेट की जाती हैं। सी फूड, जैसे कि सी फूड के एग्जांपल्स अगर आप देखो बहुत सारे होते हैं, प्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ऑयस्टर्स होते हैं, ऑयस्टर्स को उनके पर्ल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है क्योंकि ये पर्ल्स बनाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी फिशेस होती हैं, टूना, आई डोंट नो इफ टूना इज अ मरीन फिश, बट दीज आर एग्जांपल्स, मतलब आप फिश में लगा सकते हो। सामन फिश होती है, ठीक है, ये सब आपको प्रोसेस्ड मिलती हैं, ठीक है, आपको मार्केट में प्रोसेस्ड भी मिलेंगी ये सारी, क्लियर है। तो वो कहीं ना कहीं तो प्रोसेस की जा रही हैं, तो उनकी इंडस्ट्रीज में उन्हें प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद अगर आपने सुना हो फिश लिवर ऑयल, आपने सुना हो फिश लिवर ऑयल, ठीक है, फिश लिवर ऑयल होता है एक, फिश लिवर ऑयल। तो फिश लिवर ऑयल भी फिश से बनता है और फिश, मरीन फिश का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी मरीन बेस्ड इंडस्ट्री का ही एक एग्जांपल है, ठीक है। आई होप दैट दिस थिंग इज क्लियर। तो ये दो एग्जांपल्स है कि सी फूड को प्रोसेसिंग करी जाती है, ठीक है। तो उन इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल अगर प्रोसेस ही सी फूड को करना है तो सी फूड को ही चाहिए, ठीक है, साथ ही फिश ऑयल वाला। नेक्स्ट आ गया फिफ्थ टाइप, विच इज द लास्ट टाइप ऑफ दिस बेसिस, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो जंगलों से अपना रॉ मटेरियल ऑब्टेन कर रही हैं, वो होती हैं हमारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब जब हम जंगल की बात करते हैं, जंगल के अंदर देखो सबसे ज्यादा हमें ट्रीज मिलते हैं, जंगल ही मतलब पेड़ ही जंगल है, पेड़ों से ही जंगल बना है। तो अगर हम बात करें कोई ऐसी चीज जो हमें पेड़ों की काम आ सके, पेड़ों की सारी चीजें काम आती हैं। वुड है मेन, तो हम कहते हैं लकड़ी, लकड़ी का इतना ज्यादा हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। हमारा फर्नीचर है, पेपर इससे बनता है, लकड़ी से बनता है, फर्नीचर लकड़ी से बनता है, वुड से, ठीक है। इसके अलावा एक बार मैं रीड करती हूँ फिर देखना। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स भी होंगे, देखो प्लांट ट्रीज होंगे, जैसे कि ट्रीज हैं, बुशेस झाड़ियां होती हैं अलग अलग तरीके की, ग्रासेस अलग अलग तरीके की, ग्रासेस घास भी होंगे। तो इन सब से रॉ मटेरियल ऑब्टेन किया जाता है। पेपर, अब एग्जांपल्स आ गए, पेपर, कार्डबोर्ड, रेयन, लैक, रेजिन एंड फर्नीचर आर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब जो प्लांट है उससे क्या बनता है, पौधों से, पेड़ों से क्या बनता है, लकड़ी से कागज बनता है, तो पेपर इंडस्ट्रीज। कार्डबोर्ड, गत्ता भी उसी से बनेगा। रेयन, अब मैं बात करूं रेयन की, तो आपने सुना होगा जब आप अपनी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में, आपने जूनियर क्लासेस में टाइप्स ऑफ फाइबर्स पढ़े होंगे। कुछ होते हैं नेचुरल फाइबर्स और कुछ होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, ऐसे फाइबर्स, ऐसा कपड़ा जिसको केमिकल्स की मदद से लेबोरेटरीज में बनाया जाता है। तो रेयन एक टाइप का सेल्यूलोसिक फाइबर होता है,
सेल्यूलोसिक फाइबर होता है जिसको वुड पल्प से डिराइव किया जाता है, ठीक है। रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर है, यानी कि एक केमिकल्स से बना हुआ लेबोरेटरी में मैनमेड फाइबर है, यानी कि फाइबर यानी कि कपड़ा। एक होता है खाने वाला फाइबर, एक है कपड़ा, हम कपड़े पहनते हैं रेयॉन के, ठीक है। रेयॉन के कर्टेन्स बनते हैं, ठीक है। घर में अपने घर में पूछ कर देखना कुछ रेयॉन का है आपके घर पर, ठीक है। मम्मी से पूछना कुछ रेयॉन के कपड़े का है हमारे घर पर, तो आपको पता लग जाएगा कि एक रेयॉन एक टाइप का कपड़ा होता है, ठीक है। तो रेयॉन एक सेल्यूलोसिक फाइबर है। सेल्यूलोस क्या है, प्लांट्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। आप जैसे 9th क्लास में जाओगे, जब आप वहां पर सेल पढ़ोगे, सेल के बारे में, ह्यूमन सेल के बारे में पढ़ोगे, तो वहां आपको सेल्यूलोस का पता लगेगा। 8th क्लास की साइंस में भी जब आप अपना चैप्टर सेल पढ़ेंगे तो सेल्यूलोस का बना होता है सेल वॉल, ठीक है। तो सेल्यूलोस प्लांट्स में होता है प्रेजेंट। अभी के लिए आपको मैं इतना बताती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको डिटेल में बताने लगी तो फिर ये क्लास एसएसटी की जगह साइंस की हो जाएगी, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। वुड पल्प से इसको डेराइव किया जाता है, यानी कि इसको पाया जाता है। नेक्स्ट है लैक। अब प्लांट जो है कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी तो रिमूव करता है, लेकिन जो प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हम उनको यूज करते हैं। जैसे आपने कभी क्या गोंद के लड्डू खाए हैं? क्या घर में मम्मी गोंद के लड्डू बनाती है और मम्मी कहती है गोंद के लड्डू खाओ, तुम्हारे लिए हेल्दी गोंद के लड्डू बनाए हैं मैंने, ठीक है। कुछ बच्चों ने कह दिया होगा हम खा लेते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे कहें मुझे नहीं अच्छे लगते, तो गोंद के लड्डू हम खाते हैं। तो गोंद क्या है? गोंद यानी कि रेजिन, देखो लिखा हुआ है वर्ड रेजिन, उसको हिंदी में रेजिन कहते हैं। जो रेजिन होता है वो प्लांट का वेस्ट होता है, पर हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। तो जो लैक है, लैक भी एक प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इन सब का जो यूज है, रबर होती है प्लांट की, है ना, रबर, उसको हम यूज करते हैं, तो वो उसका वेस्ट ही तो है, बट हम उसको यूज कर रहे हैं। तो ये सब यूज किए जाते हैं जब हम अपना फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। फर्नीचर जो बन रहा है लकड़ी से बन रहा है, ठीक है। तो अब हम जब बात करें, हमारा फर्स्ट टाइप ये कंप्लीट हो चुका है। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फ्लो चार्ट, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, कि कहाँ से आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है, उसके 5 थे हमारे पास, ठीक है। एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको, ठीक है। एग्रो बेस्ड यानी कि एग्रीकल्चर से मिल रहा है हमें सामान, जैसे कि कॉटन हो गया, शुगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई। मिनरल्स बेस्ड यानी कि जैसे सीमेंट मेकिंग होती है, आयरन स्टील हो गए, तो मिनरल से मिल रहा है। पेस्टोरल बेस्ड यानी कि एनिमल्स से रॉ मटेरियल अवेलेबल हो रहा है, जैसे कि एनिमल की स्किन, एनिमल के हॉर्न्स, हाइड्स, ये सब यूज किए जाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स की जो फैक्ट्रीज होती हैं और लेदर के गुड्स जो बनते हैं वो पेस्टोरल बेस्ड के एग्जांपल है। मरीन बेस्ड यानी कि जो फिशेस मरीन एनिमल्स का, मरीन लाइफ का यूज किया जाता है, जैसे कि लिवर फिश ऑयल बनाया जाता है, और सी फूड की प्रोसेसिंग करने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं वो। फॉरेस्ट बेस्ड आ जाएगा, जो हम अपनी इंडस्ट्री का जो मटेरियल है, जब हमने फॉरेस्ट से उसको हमने लिया, ठीक है। तो जैसे कि फॉरेस्ट से हमने वुड ली, ठीक है, रेजिन लिया, गोंद के लड्डू बना लिए घर पर, फर्नीचर वो, ठीक है, ये सारी चीजें। तो गोंद के लड्डू घर पर बनाना इज नॉट अंडर द टाइप ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। चलो, सो थैंक यू फॉर टुडे। आई होप दैट दिस मच पार्ट इज क्लियर टू यू।